बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान हसन, एक 40 साला प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के वसी क्लासरूम में अपने लेक्चर की तैयारी कर रहा था। क्लासरूम में तालिब इल्म जमा हो रहे थे और सबकी नज़रें इरफान पर थीं। उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी हर किसी को लम्हों में मशहूर कर देती थी। उसकी शख्सियत एक पोशीदा राज की मानंद थी। वो एक ऐसा शख्स था जो किसी को भी अपने करीब आने नहीं देता था। उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मोहब्बत से दूरी इख्तियार कर ली थी। आमना एक 25 साला तालिबा पहली बार इरफान की क्लास में दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कनों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ नया होने वाला हो। आज वो पहली बार सर इरफान की क्लास अटेंड कर रही थी। आमना ने इरफान की तरफ देखा और उसकी पुरकशिश शख्सियत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। आमना ने बगौर उसकी शख्सियत का तजुर्बा किया तो उसकी गर्विदा हो गई। वक़ार और संजीदगी उसकी शख्सियत का बुनियादी हिस्सा है। उसकी गुफ्तगू में हिकमत और संजीदगी झलकती है, जिसकी वजह से वो दूसरों के लिए एक मुतासिर कुन शख्सियत है। इरफान का रवैया हर एक के साथ नर्म और शाइस्ता होता। इरफान का लिबास हमेशा सादा और क्लासिक होता, जैसे नेवी ब्लू, गहरे सुरमई या स्याह रंग के सूट पहनता। डार्क शेड्स जो उसकी पुख्तगी और संजीदगी की अक्कासी करता है। उसके सिग्नेचर सूट उसकी शख्सियत को बावकार और संजीदा जाहिर करते। इरफान हमेशा एक महकदार और बेहतरीन परफ्यूम इस्तेमाल करता, जो उसकी मौजूदगी को मजीद पुरकशिश बनाता। उसकी खुशबू भी उसकी शख्सियत की मानंद पुख्ता ही होती। इरफान के बालों का स्टाइल हमेशा साफ और मुनज़्ज़म होता, जो उसकी सादा मगर दिलकश शख्सियत की अक्कासी करता। इरफान की शख्सियत में उसकी संजीदगी, पुख्तगी और अंदरूनी कशमकश उसे एक दिलचस्प और पेचीदा किरदार बनाती है, जबकि उसका ड्रेसिंग स्टाइल और जिस्मानी वज़ाक़त उसके वक़ार और प्रोफेशनल ज़िंदगी का अक्स है। आमना, तुम क्यों एक गैर मर्द को इतना ऑब्जर्व कर रही हो? तुम भी तो इस काबिल हो कि तुम्हें एक नज़र देख लेने वाला बार बार देखने की ख्वाहिश करने लगे, लेकिन सर तो तुम्हें देखते तक नहीं। आमना ने अफसरदगी से खुद को समझाने की कोशिश की। आमना की खूबसूरती और स्टाइल उसकी शख्सियत की दिलकशी को नुमाया करते हैं, और वो एक ऐसी लड़की है जो अपने खूबसूरत अंदाज और मुनफरिद स्टाइल से हर किसी की तवज्जो हासिल कर लेती थी। उसका चेहरा कुदरती हुस्न का नमूना है। उसकी गहरी खाबीदा आंखें जो हर वक्त चमकती रहती, उसके चेहरे को एक मुनफरिद दिलकशी अता करती। उसके होंठों की मुस्कुराहट में हमेशा मासूमियत और जाज़बियत का इम्तिजाज होता, जो उसे पुरकशिश और दिलकश शख्सियत अता करता। उसका लिबास हमेशा सादा मगर दिलकश होता। वो अक्सर मशरकी और मगरबी फैशन का खूबसूरत इम्तिजाज पहनती थी। मशरकी लिबास में वो कमीज शलवार या लॉन्ग फ्रॉक्स पसंद करती, जो उसे एक शानदार और नुस्वानी वज़ा अता करते। वो उमूमन नर्म रंग जैसे हल्का गुलाबी, सफ़ेद और पेस्टल शेड्स का इंतखाब करती, जो उसकी नर्म मिजाजी की अक्कासी करते। मगरबी स्टाइल में आमना को स्टाइलिश और शानदार ड्रेसिंग पसंद है। वो अक्सर जीन्स के साथ स्मार्ट टॉप्स या ब्लाउज पहनती, जो उसकी फैशन सेंस को नुमाया करते। उसके कपड़ों का इंतखाब हमेशा बेहतरीन होता। वो अमूमन छोटे और नाजुक जेवरात पहनती, जैसे कि पतली सी चेन और एक सादा सा ब्रेसलेट, जो अपनी किस्मत पर नाजा नजर आते थे। इतनी मशहूर कुन शख्सियत के बावजूद वो अपने से कई साल बड़े इरफान की दीवानी हो गई थी। वो पूरी यूनिवर्सिटी में इरफान के गिर्द ऐसे चक्कर लगाती थी जैसे चकोर चांद के गिर्द घूम रहा हो, और इरफान उससे ऐसे दूर भागता था जैसे मौत का फरिश्ता देख लिया हो। यूनिवर्सिटी का माहौल हमेशा से इरफान के लिए संजीदा और प्रोफेशनल रहा। वो अपने तलबा को तालीम देने और तहकीकी काम करने में मशगूल रहता था। वो अपनी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजारना चाहता था, लेकिन उसकी बेरंग जिंदगी में आमना की मौजूदगी ने एक नया रंग भर दिया था। आमना की शोखी और बेबाक रवैया उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। हालांकि इरफान इस किस्म के जज्बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। वो हर मुमकिन तौर पर आमना से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब इरफान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा अपने लेक्चर्स की तैयारी कर रहा था, आमना आहिस्ता से उसके पास आई। उसका मखसूस चंचल अंदाज और बेसाख्ता मुस्कुराहट इरफान के लिए अब मामूल बनती जा रही थी, लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था। आमना के चेहरे पर एक खास सी शरारत थी। सर, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? आमना ने बगैर इजाजत लिए साथ वाली कुर्सी खींची और बैठ गई। इरफान ने नरमी से कहा, आमना, यहाँ लाइब्रेरी है, ये जगह मुताले के लिए है। आमना ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, और मैं भी मुताला ही करने आई हूँ आपके साथ। वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर उसने अपनी उंगलियों से नरमी से इरफान की टाई को छुआ। लेकिन सर, ये टाई क्लास में भी आपको इतना संजीदा बना देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी थोड़ा आज़ाद महसूस करें? इरफान ने अपने दिल में अजीब सी हलचल महसूस की। वो चाहकर भी आमना की तरफ से आने वाली
इस गुर्बत को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि ये सब मुनासिब नहीं है, लेकिन आमना की बोल्ड हरकतें उसे मसूर कर रही थीं। वो बगैर कोई जवाब दिए वहां से उठा और आमना पे एक सर्द निगाह डालकर लाइब्रेरी से बाहर चला गया। मैं भी जब तक सर को अपना दीवाना नहीं बनाऊंगी, हार नहीं मानूंगी, आमना ने खुद से अहद किया। इरफान जितना उसे नज़रअंदाज करता था, वो उतनी ही शिद्दत से उसकी असीर बनती जा रही थी। एक दिन जब क्लास खत्म हुई, आमना ने जानबूझकर क्लास के बाद इरफान को रोक लिया। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। उसकी आवाज़ में एक खास उदासी और कशिश थी। इरफान ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ आमना, क्या बात है? आमना ने आहिस्ता से कदम बढ़ाते हुए कहा, सर, आप कभी अपने दिल की बात करते हैं? आप हमेशा संजीदा रहते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप भी अंदर से कुछ और चाहते हैं। इरफान ने आवाज़ारी से उसकी तरफ देखकर जवाब देने की कोशिश की, मगर आमना की आंखों में देखते ही वो बोलने से कासिर हो गया। आमना ने एक कदम और करीब आकर नरमी से कहा, क्या आपको कभी लगा है कि जिंदगी में कुछ ज्यादा चाहिए, जैसे एक एहसास जो आपको मुकम्मल करे? इरफान ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन आमना ने नरमी से उसके हाथ को छू लिया। आमना उसके करीब आने का कोई बहाना जाया नहीं करती थी। आमना, मुझे इन मंतक से आ रही बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इरफान ने सरद से अपना हाथ पीछे खींचते हुए सर्द लहजे में कहा। आमना का जुनून उसे पिघलने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन वो पिघलना नहीं चाहता था। सर, क्या ये मुमकिन है कि मोहब्बत और मंतक एक साथ चल सकें? आमना ने निहायत संजीदगी से पूछा। इरफान ने संजीदगी से उसे जवाब दिया, मोहब्बत और मंतक दो अलग अलग चीजें हैं आमना। मोहब्बत दिल की बात है और मंतक दिमाग की। दोनों का एक साथ चलना मुश्किल होता है। आमना की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तो क्या आप मानते हैं कि दिल की सुननी चाहिए? इरफान ने गहरी सांस ली और कहा, बाज़ औक़ात दिल की सुनना जरूरी होता है, लेकिन अक्सर लोग दिमाग की सुना करते हैं, और मैं भी दिमाग की सुनता हूँ। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। इरफान ने उसे खुद से दूर रहने की वजह दी। दिन गुजरते जा रहे थे और आमना के दिल में इरफान के लिए मोहब्बत की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। क्लास के बाद की गुफ्तगू और लंबे बहसो मुबाहिसे दोनों को करीब ला रहे थे। एक शाम जब तुलबा क्लास से जा चुके थे, आमना ने इरफान को रोक लिया। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आमना ने झिझकते हुए कहा। इरफान ने अपनी किताबें समेटते हुए कहा, जी आमना, क्या बात है? वो उम्र में बड़ा होने के बावजूद भी आप जनाब कहकर बुलाता था, और आमना का दिल करता था कि वो खुद से कई साल बड़े इरफान को तुम कहकर बुलाए। आमना ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, मैं आपको पसंद करती हूँ, ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन मैं आपसे शदीद तरीन मोहब्बत करती हूँ और अपनी जिंदगी का हर पल आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। शायद ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपकी शख्सियत, आपकी फिक्र और आपकी बातों से मुतासिर हो गई हूँ। इरफान की नजरें आमना की आंखों में जमी हुई थी। वो हैरान था, इतनी छोटी सी लड़की किस तरह दलेरी से उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। वो आमना को डांट कर बताना चाहता था कि वो शादीशुदा है और अपनी जिंदगी से खुश न सही, लेकिन मुतमईन जरूर है, मगर वो सख्त रवैया अपनाकर आमना के दिल को तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो जज्बात में आकर कोई भी सख्त कदम उठा सकती है। इरफान ने उसे आराम से समझाने का फैसला किया। ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, तुम अभी बहुत छोटी हो, इरफान ने नरमी से कहा। हमारी उम्रों में बहुत फर्क है, हमारे हालात मुख्तलिफ हैं। मैं शादीशुदा हूँ, हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। हम दोनों में इतना फर्क है कि ये माशरा हमें कभी एक फ्रेम में कबूल नहीं करेगा, और वैसे भी अभी तुम ना समझ हो, इसीलिए ऐसी बचकाना बातें कर रही हो। इरफान ने उसे समझाने की कोशिश की। आमना ने एतमाद से कहा, सर, मुझे उम्र या हालात की परवाह नहीं है, मुझे आपके शादीशुदा होने पर भी कोई एतराज़ नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। मैं आपके साथ एक फ्रेम में ही नहीं, बल्कि आपके घर, दिल और बाजुओं में पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आमना अपनी आंखों में मोहब्बत के दीप जलाकर मजनू की हीर बनी अपने लापरवाह मजनू को देख रही थी। इरफान खामोश रहा। उसने दिल की गहराइयों में एक मोहब्बत की लहर महसूस की, लेकिन उसे अब तक खुद यकीन नहीं था कि वो उसकी मोहब्बत का जवाब हाँ में दे सकता है या नहीं। सर, मुझे सोच कर जवाब दीजिएगा, ये कहकर पहली बार आमना जाने के लिए मुड़ी, वरना हर बार इरफान ही मंजर को अधूरा करके जाता था। कुछ दिन इरफान ने उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन चंद दिनों में ही उसे एहसास हो गया कि आमना उसके दिलो दिमाग में बस चुकी है। उससे दूर रहकर वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। कुछ दिन हिजर की आग में जलने के बाद इरफान ने आमना की मोहब्बत को कबूल कर लिया और दोनों ने शादी कर ली, और उनकी जिंदगी में मोहब्बत की नई कहानी का आगाज हुआ, या शायद आजमाइशों का भी।
लेकिन जो लोग मोहब्बत में मिली आजमाइश से घबराते नहीं हैं, वो मोहब्बत के फाते बन जाते हैं। इरफान और आमना की शादी की पहली रात थी। आमना दुल्हन के लिबास में शर्माती हुई कमरे में बैठी थी। इरफान ने उसे देखा तो वो नजरों से उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर उसके करीब आकर बैठ गया। उसने आमना का हाथ थामा और आहिस्ता से उसे अपने करीब किया। आमना का दिल तेज धड़कने लगा। इरफान ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया और धीरे से उसके कानों में सरगोशी की। आज से तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। आमना ने आंखें बंद कर ली और इरफान को अपने करीब महसूस करते हुए अपनी सांसों को उसकी सांसों में मिला दिया। उनके दरमियान ये कुर्बत एक ऐसे लम्हे में बदल गई जो मोहब्बत, एहतराम और मुकम्मल एतमाद की अक्कासी करता था। वो दोनों बेहद खुश थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत को माशरे की भेंट चढ़ने नहीं दिया था। आमना ने शादी के बाद इरफान की जिंदगी में शामिल होकर जब पहली बार पूरे हक से इरफान की आंखों में झांका तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। वो लम्हा जैसे किसी ख्वाब का हिस्सा था जहां सिर्फ वो दोनों थे और उनके दरमियान कोई फासले न थे। इरफान की नजरों में मोहब्बत की वो चमक थी जो आमना के दिल को मोम की तरह पिघला रही थी। उस लम्हे में आमना को एहसास हुआ कि ये मोहब्बत है। ये एक ऐसी मोहब्बत जो सुर्ख गुलाब की तरह नाजुक भी है और दिलकश भी है। इरफान, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मुकम्मल कर दिया है। अगर आप इनकार कर देते तो शायद इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, इरफान ने आमना का हाथ थाम कर कहा, आमना, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी में वो रंग भर दिए हैं जिनकी हमेशा से मुझे तलाश थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐसी मोहब्बत जो शायद कभी अल्फाज में बयान ना हो सके। आमना के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने इरफान की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी की हर खुशी नामुकम्मल है। दोनों की नजरें मिली और यूं लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनके दरमियान बह रही हों। सुबह के पहले पहर में जब सूरज की नरम किरणें कमरे में दाखिल हुईं, इरफान की नजर आमना पर पड़ी जो गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट थी। इरफान ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया। आमना ने नीम ख्वाबीदगी में आंखें खोली और इरफान को देखकर मुस्कुरा दी। इरफान ने उसके गालों को छूते हुए कहा, अब लगता है तुम्हारे बगैर हर सुबह अधूरी होती थी। आमना ने इरफान की गर्दन के गिर्द अपनी बाहें डाल दी और उसे अपने करीब खींच लिया। उनके दरमियान वो लम्हा एक मुकम्मल एहसास था जहां हर लम्स एक अहद की तरह महसूस हो रहा था। वो दोनों हर लम्हे को मोहब्बत के तराजू में तोल रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद एक रात इरफान और आमना एक साथ बैठे थे। आमना इरफान के कंधे पर सर रखे बैठी थी। इरफान, क्या आप खुश हैं? आमना ने धीरे से पूछा। इरफान ने आमना के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, हाँ आमना, मैं बहुत खुश हूं। तुम मेरी जिंदगी में वो खुशियां वापस लाई हो जिन्हें मैंने खो दिया था। आमना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपके बगैर कुछ नहीं हूं। आप मेरी दुनिया है। इरफान ने नरमी से आमना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो और मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। ये मोहब्बत भरी रातें दोनों के लिए खुशियों का खजाना थी। इरफान की पुख्तगी और आमना की जवानी एक दूसरे के लिए मुकम्मल लगती थी। उनके दरमियान रोमानवी लम्हात ने उनकी मोहब्बत को मजबूत तर कर दिया था। आमना की शख्सियत अपनी चंचल और जिंदा दिल फितरत के साथ मुनफरिद थी। वो किसी भी माहौल को अपनी मुस्कुराहट और बेसाख्ता बातों से रोशनी बख्श देती थी। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी जो उसकी हर बात में झलकती थी। वो हमेशा किसी न किसी नई बात या ख्याल से इरफान को हैरान कर देती। आमना के पास हर मौके का कोई न कोई मज़ाहिया और दिलचस्प जुमला होता था। वो इरफान को कभी संजीदा नहीं रहने देती थी। हर बार कोई न कोई मजाक करके उसे हंसने पर मजबूर कर देती। एक दिन जब इरफान किताबों में डूबा हुआ था, आमना ने हंसते हुए कहा, इरफान, अगर किताबें तुमसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं तो मैं आज ही ये जंग हारने को तैयार हूं। लेकिन तुम्हें बता दूं, तुम्हारे साथ मुकाबला करना भी मजे का है। इरफान ने मुस्कुराते हुए किताब से नजर उठाई और कहा, तुमसे जीतना मुमकिन नहीं है आमना, तुम तो दिल के खेल में हमेशा फाते हो। आमना ने शरारत से जवाब दिया, क्या करें, दिल का मामला हो तो जीत मेरी ही होती है। आमना हमेशा छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश करती थी। वो अक्सर इरफान को चिढ़ाती, इरफान, तुम्हें पता है तुम्हारी दाढ़ी में सफेद बाल बहुत सोबर लगते हैं, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं भी इसी तरह बूढ़ी हो जाऊं तो क्या तुम मुझे भी वैसा ही प्यार करोगे? इरफान हंसते हुए कहता, तुम तो हमेशा जवान रहोगी। आमना, तुम्हारे जैसी चंचल और बेफिक्र रूह बूढ़ी नहीं हो सकती।
आमना को कभी भी सुकून से बैठना पसंद नहीं था। वो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने वाली, हर वक्त मुतहरिक और शौकी से भरी रहती। एक बार जब इरफान बहुत संजीदगी से काम कर रहा था, आमना ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, जानते हो इरफान, संजीदा लोग बहुत बोर होते हैं और मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो हंसने लगी और इरफान भी अपनी सारी संजीदगी भूलकर उसके साथ हंसने लगा। आमना की यही शोखी और चंचलपन उनकी जिंदगी में खुशियों का रंग भरता था। जहां मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, खराज भी वहीं से वसूल किए जाते हैं। चाहत भरे कई दिनों और मोहब्बत भरी ढेरों बातों के बाद आमना ने महसूस किया कि इरफान के रवैये में कुछ बदल रहा है। वो अक्सर खामोश रहने लगा था, जैसे किसी और दुनिया में खो गया हो, या फिर जैसे आमना से शादी करके पछता रहा हो। इरफान का रवैया उसे हद से ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा था। वो उन लम्हों को शिद्दत से याद करने लगी जब इरफान और वो मोहब्बत की तारीखें रकम कर रहे थे। शादी के बाद आमना और इरफान के दरमियान मोहब्बत की इब्तिदा बहुत खूबसूरत थी, मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ इरफान की जानिब से आमना की मोहब्बत को नज़रअंदाज करने का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। कहते हैं ना कि मोहब्बत में इल्हाम हो जाता है। आमना को भी कुछ गलत हो जाने का इल्हाम हो गया था। आमना ने यह तब्दीली महसूस की और अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो किसी भी कीमत पर इरफान को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश के बावजूद इरफान के दिल की दूरी बरकरार रही। इरफान जितना उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था, उतनी आमना की मोहब्बत में शिद्दत बढ़ गई थी। अभी वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। वो उम्मीद से हो गई। ये खबर उसके लिए एक खुशी की खबर थी, मगर उसकी खुशी में एक अधूरापन था, क्योंकि इरफान की दूरी की वजह से वो अपनी खुशियों को मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं कर पा रही थी। आमना ने दिल की गहराइयों से दुआ की कि इरफान के दिल की दूरी खत्म हो और वो अपने बच्चे और उसकी मोहब्बत के दरमियान तवाज़ुन पैदा कर सके। आमना ने खुद को महसूस करने के लिए एक नया तरीका अपनाना शुरू किया। हर सुबह उसने अपने आप को दिल से तैयार किया और अपने जिस्म की खूबसूरती को महसूस किया और इरफान की मोहब्बत की शिद्दत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो चाहती थी कि इरफान को उसकी मोहब्बत की हकीकत का अंदाज़ा हो और वो अपने दिल की गहराइयों से उसके करीब आए। दूसरी तरफ इरफान आलिया के लिए तड़प रहा था। उसके दिल की दूरी के पीछे जो हकीकत छुपी हुई थी वो आलिया थी। आलिया जो इरफान की पहली बीवी थी, वो उससे नाराज होकर लंदन जा चुकी थी। उसका राब्ता इरफान से बिल्कुल मुनक़ता था। अब इरफान को शिद्दत से आलिया की कमी महसूस हो रही थी। इरफान ने कई बार फैसला किया कि वो आलिया से राब्ता करेगा, मगर उसका दिल हमेशा आमना की तरफ माइल रहता था। लेकिन अब शादी के कुछ अरसे के बाद उसे महसूस होने लगा था कि वो आलिया से मोहब्बत करता है। मर्द की मोहब्बत में खराबी ही यही है, वक्त के लिहाज से कम या ज़्यादा या फिर बदल जाती है। आमना ने जब अपनी उम्मीद को महसूस किया तो उसने एक नए अंदाज में ज़िंदगी का सामना करना शुरू कर दिया। हर रोज़ उसने खुद को तसल्ली दी कि उसकी मोहब्बत इरफान को वापस लाने में कामयाब होगी, मगर इरफान की तरफ से ना तो कोई तब्दीली आई और ना ही उसने आमना की मोहब्बत को पूरी तरह से कबूल किया। अब भी इरफान की करीब होने की तवक्को पर मुनहसिर थे। अब तक वो इरफान को अपनी मां बनने की खबर नहीं सुना पाई थी। वो उसके उठने से पहले यूनिवर्सिटी चला जाता और रात गए वापस आता। वो कॉल करती तो फ़ोन ऑफ कर देता। आमना उसके रवैये से थकने लगी थी। इरफान को आमना की कोई परवाह नहीं थी। वो महसूस कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन है। आमना की मोहब्बत के बावजूद वो आलिया की कुर्बत हासिल करने के लिए पागल हुआ जा रहा था। वो आलिया के साथ अपनी मोहब्बत का एक नया आगाज़ करना चाहता था। इसीलिए इरफान ने फैसला किया कि वो लंदन जाएगा और आलिया से मुलाकात करेगा। इरफान ने लंदन जाने का फैसला किया और तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल की। जब वो लंदन पहुंचा तो आलिया के साथ राब्ता करने की कोशिश की। आलिया के साथ होने वाली पुरानी यादें और गुजरे हुए लम्हे उसके दिल में एक ठेस की तरह मौजूद थी। आलिया, प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सैकड़ों कॉल्स करने के बाद आलिया ने फ़ोन रिसीव किया तो उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। आलिया मिलने पर रज़ामंद हो गई। आलिया ने एक दिन आखिरकार इरफान से मिलने का वक्त मुकर्रर किया। उसने महसूस किया कि आलिया से मुलाकात करने से शायद वो अपनी ज़िंदगी की हकीकतों को बेहतर समझ सकेगा। आलिया ने इरफान की तरफ देखते हुए कहा, कितने अरसे के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, जबकि मैंने सुना है कि तुम अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर चुके हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आलिया, मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। मैं शादी भी नहीं करना चाहता था और ना ही मैंने औलाद की खातिर शादी की है। इरफान ने अपनी सफाई पेश की।
उन दोनों में इख्तलाफ की वजह आलिया का बच्चे पैदा ना कर सकना था। आलिया ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें माजी में छोड़ दिया था और अब मेरी जिंदगी नए रास्तों पर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि माजी की यादें कभी कभी हमारी हकीकतों को समझने में मदद करती हैं। आलिया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस चलो। इरफान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, लेकिन आलिया ने इनकार कर दिया। वो फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहती थी। इरफान नाकाम होकर वापस पाकिस्तान आ गया। आमना अब भी उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही थी। इरफान के रवैये में भी कुछ नरमी आ गई थी, क्योंकि तकलीफ में मर्द को हमेशा औरत के सहारे की जरूरत होती है। एक रात जब दोनों एक साथ बैठे थे, आमना ने पूछा, इरफान, आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? इरफान ने गहरी सांस ली और कहा, आमना, मुझे आलिया की याद आ रही है। आमना का दिल धड़क उठा। आलिया, आपकी पहली बीवी? हाँ, इरफान ने आहिस्तगी से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे इतना याद आएगी। उसके जाने के बाद मैंने खुद को संभाल लिया था, लेकिन अब मैं खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। आमना की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या मेरी मोहब्बत काफी नहीं है? इरफान ने जल्दी से आमना का हाथ थाम लिया। नहीं आमना, तुम्हारी मोहब्बत बहुत कीमती है, लेकिन बाज़ औक़ात माजी के जख्म भरने में वक्त लगता है। इरफान जानता था आलिया अपने जिद में कभी वापस नहीं आएगी। वो अपने दिल को आमना की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा था। आमना ने सर झुका लिया और धीरे से कहा, शायद मैं आपके दिल में उस जगह को कभी नहीं पा सकूंगी जो आलिया के लिए थी। इरफान ने आमना को अपने करीब करते हुए कहा, यह सच नहीं है, तुम मेरा आज हो और आलिया मेरा माजी का हिस्सा थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आमना। आमना ने इरफान की बात सुनी, लेकिन उसके दिल में एक उलझन बरकरार थी। काफी दिन गुजरने के बाद भी जब आलिया ने कोई राब्ता नहीं किया, तो इरफान ने आमना की तरफ वापस आकर अपनी मोहब्बत को साबित करने की कोशिश की। एक रात जब आमना सो रही थी, इरफान आमना के करीब बैठ गया। आमना के चेहरे की मासूमियत ने इरफान के दिल को मजीद छू लिया। वो आमना की तरफ झुककर बल्ब की सफेद दूधिया हल्की सी रोशनी में उसके चेहरे को छूकर बोसा देने लगा, जैसे वो अपने दिल की हर बात को उसके साथ बांटना चाहता हो। आमना ने नींद में सरगोशियां सुनी और जब आंखें खोली तो इरफान को अपने करीब पाया। उसने इरफान के दिल की गहराई को महसूस करते हुए कहा, इरफान, तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत मुझे हर दिन महसूस होती है, मगर क्या तुम्हारी मोहब्बत वाकई खालिस है? इरफान ने आमना के चेहरे पर नरमी से हाथ फेरते हुए कहा, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से महसूस करो। इरफान ने आमना की मोहब्बत को अपना गम भुलाने की कोशिश के तौर पर इस्तेमाल किया। एक शाम जब वो दोनों बैठे, इरफान ने आमना की कुर्बत के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, मगर मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाएं। उसने इरफान को धुतकार दिया, अगर तुम्हारी मोहब्बत खालिस होती तो तुम्हारा माजी हमारे दरमियान रुकावट नहीं बनता। इरफान ने आमना के रद्द अमल के बाद भी अपने दिल की बातों को आगे बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसी की है। कुछ दिन इसी तरह से खामोशी से गुजर गए। एक दिन आमना ने इरफान के करीब आते हुए कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत मुकम्मल और सच्ची है तो तुम्हें अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल करनी होगी। इरफान ने आमना को अपनी तरफ खींचते हुए उसके माथे पर बोसा दिया और उसने आमना के कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत का हर लम्हा अपने दिल में बसाने की कोशिश करूं। आमना ने उस लम्हे में इरफान की कोशिशों को महसूस किया, मगर उसने दिल की गहराई से कहा, मेरे दिल में मोहब्बत की जगह है, मगर ये मोहब्बत तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे दिल की हकीकत मुकम्मल तौर पर वाज़ेह ना हो। कुछ दिन पहले तक वो आलिया को लगातार पागलों की तरह कॉल्स और मैसेजेस कर रहा था। आमना तजुर्ब का शिकार थी कि क्या करे। उसने अब तक इरफान को अपनी प्रेगनेंसी का भी नहीं बताया था। वो नहीं चाहती थी कि इरफान बच्चे का सुनकर उसकी तरफ माइल हो। वो अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहती थी। अभी उन दोनों के दरमियान फासले कम होना शुरू ही हुए थे कि इरफान की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। आलिया, यानी उसकी पहली बीवी, अचानक लंदन से वापस आ गई। आलिया की वापसी ने इरफान के दिल में पुरानी मोहब्बत की यादों को ताज़ा कर दिया और आमना के साथ उसके ताल्लुकात में मजीद पेचीदगियां पैदा होती गईं। इरफान अपनी पहली मोहब्बत के असर में आकर उसे अपने घर में जगह दे देता है और आमना इस सूरत हाल को देखकर दिल ही दिल में बेचैन हो जाती है। आमना को इब्तिदा में शक होता है कि आलिया की वापसी सिर्फ इरफान के लिए नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई और मकसद भी है, मगर वो खामोश रहती है क्योंकि इरफान उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था।
عالیہ کی گھر میں موجودگی کے ساتھ ہی عرفان کا رویہ آمنہ کے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ آمنہ سے دور اور عالیہ کی طرف زیادہ مائل ہو گیا تھا۔ آمنہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ عالیہ اپنی باتوں اور دلکش انداز سے عرفان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آمنہ کو محسوس ہوتا ہے کہ عرفان کی محبت اب اس کے لیے کم نہیں بلکہ ختم ہو رہی ہے۔ آمنہ نے کئی بار کوشش کی کہ عرفان کی توجہ حاصل کرے، مگر وہ ہر بار عالیہ کو ترجیح دیتا۔ آمنہ اس نظر اندازی سے ٹوٹنے لگی۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ عالیہ کا مقصد کچھ اور ہے، مگر عرفان عالیہ کی خوبصورتی اور پرانی یادوں میں کھو کر آمنہ کی موجودگی کو بالکل ہی نظر انداز کر رہا تھا۔ عالیہ واپس آنے کے بعد ایک خاص مقصد کے ساتھ عرفان کے قریب آ رہی تھی۔ اس کا مقصد صرف عرفان کے دل میں اپنی پرانی جگہ بحال کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کی دوسری بیوی آمنہ کو تکلیف دینا بھی تھا۔ عالیہ کو معلوم تھا کہ آمنہ اس کی موجودگی سے بے چین ہے اور وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ جب عالیہ لندن سے واپس آئی تھی تو وہ جانتی تھی کہ عرفان اب آمنہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا حسد اور ضد پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عرفان کو دوبارہ اپنی طرف مائل کرے گی، چاہے اس کی وجہ سے آمنہ کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ عالیہ کو اپنے دلکش انداز اور شخصیت پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عرفان اب بھی اس کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ عالیہ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے عرفان کے ساتھ رومانوی لمحات کا آغاز کیا۔ وہ ہر لمحے عرفان کے قریب رہنے کی کوشش کرتی اور خاص طور پر وہ ان لمحات کا انتخاب کرتی جب آمنہ ان کے آس پاس ہوتی۔ عالیہ چاہتی کہ آمنہ کو ہر لمحے یہ احساس ہو کہ عرفان اب بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ ایک شام جب عرفان اور آمنہ ساتھ بیٹھے تھے، عالیہ جان بوجھ کر عرفان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ہلکے سے عرفان کے بازو کو چھوا اور کہا، عرفان، یاد ہے جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے تم نے کہا تھا کہ یہ جگہ تمہارے لیے ہمیشہ خاص رہے گی کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی اور وہ محبت پاش نظروں سے عرفان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عرفان کو عالیہ کی باتوں نے لمحے بھر کے لیے پرانی یادوں میں گم کر دیا اور وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آمنہ یہ سب دیکھ کر اپنے دل میں شدید تکلیف محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالیہ یہ سب جان بوجھ کر رہی تھی تاکہ آمنہ کو یہ دکھا سکے کہ عرفان اس کے لیے اب بھی جذبات رکھتا ہے۔ عالیہ اپنی چالیں بڑی مہارت سے چل رہی تھی۔ وہ اکثر عرفان کے ساتھ ایسی باتیں کرتی جو آمنہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ایک دن جب وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، عالیہ نے عرفان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہا، عرفان، تم نے ہمیشہ کہا تھا کہ میں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی محبت ہوں، کیا تمہیں اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ عرفان اس سوال پر جھجک گیا، لیکن عالیہ نے اسے بات جاری رکھنے پر مجبور کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے اب بھی میرے لیے وہی جذبات ہیں۔ ہم دونوں نے اتنا وقت ایک ساتھ گزارا ہے اور یہ سب کچھ بھلانا اتنا آسان نہیں ہے نا؟ آمنہ جو اس سب کا خاموشی سے مشاہدہ کر رہی تھی، اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ عالیہ جان بوجھ کر عرفان کے دل میں پرانی محبت کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اسے تکلیف پہنچا سکے۔ عالیہ اکثر رات کے وقت عرفان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ آمنہ کو یہ بات کھلے دل سے قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کی یہی کوشش تھی کہ آمنہ کو جتنا ممکن ہو تکلیف دی جائے۔ ایک رات جب آمنہ کمرے میں تھی، عالیہ نے عرفان کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ تمہارے بغیر زندگی بہت خالی تھی، عالیہ نے سرگوشی کی۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن ہماری محبت ہمیشہ سچی تھی۔ عرفان جو اس وقت عالیہ کی باتوں میں بہہ رہا تھا، اس نے عالیہ کو اپنے قریب کیا۔ آمنہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں شدید درد اٹھا۔ عالیہ جان بوجھ کر اس کے سامنے عرفان کے ساتھ اتنے قریب ہو رہی تھی تاکہ اسے یہ احساس دلائے کہ وہ کبھی بھی عالیہ کی جگہ پوری نہیں کر سکتی۔ عالیہ کی یہ حربیں آمنہ کو دن بدن کمزور کر رہے تھے۔ عرفان جو اب عالیہ کے جال میں پھنس چکا تھا، آمنہ کو مزید نظر انداز کرنے لگا۔ عالیہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو رہی تھی اور وہ آمنہ کو جتنی تکلیف پہنچا سکتی تھی اتنی پہنچا رہی تھی۔ عالیہ کے لیے یہ سب ایک کھیل تھا جہاں وہ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتی تھی۔ آمنہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب عالیہ کی چالیں ہیں۔ عرفان جو اس وقت عالیہ کی باتوں میں گم تھا، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی حرکتیں آمنہ کے دل کو کتنی گہرائی سے زخمی کر رہی ہیں۔ عالیہ کی واپسی کا اصل مقصد جلد ہی ظاہر ہونے لگ گیا تھا۔ اس نے عرفان کے دل کو پھر سے جیتنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اس کے مالی معاملات میں دلچسپی لینا شروع ہو گئی تھی۔ عرفان کے بینک اکاؤنٹس، پراپرٹی اور کاروباری معاملات میں عالیہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
عرفان جو پہلے ہی عالیہ کی محبت میں مگن تھا، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ عالیہ دراصل اس کے مالی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آمنہ اس صورتحال کو سمجھتی تھی اور عرفان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتی، مگر عرفان اس کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ تم عالیہ کی شخصیت سے جلتی ہو، اسی لیے اس پر الزام لگا رہی ہو۔ ایک بار تمہاری باتوں میں آ کر تم سے شادی کر لی تھی، اب دوبارہ تمہاری باتوں میں آ کر عالیہ سے اپنا رشتہ خراب نہیں کروں گا۔ عرفان کی درستی سے کہنے پر آمنہ ہکا بکا رہ گئی۔ عرفان کے رویے نے اسے بہت تکلیف دی، اتنی کہ اس نے ان دونوں کے سامنے آنا چھوڑ دیا اور وہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ عالیہ نے اچانک عرفان کو چھوڑ کر لندن واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ عالیہ، تم کیوں واپس جا رہی ہو؟ کیا تمہیں یہاں کوئی تنگی ہے یا میری محبت میں کوئی کمی ہے؟ عرفان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ وہ حد سے زیادہ حیران اور غمگین تھا۔ عرفان، مجھے وہاں کچھ ڈاکومنٹس کلیئر کرنے ہیں، میں جلدی آ جاؤں گی، تم فکر نہ کرو۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو عرفان کی جان میں جان آئی۔ اگلے دن عالیہ واپس چلی گئی۔ وہ 1 ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر گئی تھی۔ عرفان ایک ایک دن گن کر گزار رہا تھا، نہ اس نے واپس آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ عرفان حد سے زیادہ پریشان تھا۔ جب وہ اپنے بینک اکاؤنٹس اور مالی حالت کا جائزہ لینے لگا تو اسے پتا چلا عالیہ نے اس کے بینک بیلنس کا ایک بڑا حصہ ہتھیا لیا ہے اور اب وہ امریکہ جا چکی ہے۔ عرفان کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوتا کہ عالیہ کی واپسی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ مالی مفاد کی وجہ سے تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے وقوف محسوس کرتا۔ جب عرفان کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ شرمندگی اور پشیمانی کے عالم میں آمنہ کی طرف واپس آنے کی کوشش کرنے لگا۔ آمنہ، جس نے پہلے ہی عرفان کو خبردار کیا تھا، اب عرفان کی پشیمانی دیکھ کر دل کی گہرائی سے تکلیف محسوس کر رہی تھی، لیکن اب وہ ایسے بے اعتبار شخص کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی جس نے اس کے وجود میں ہونے والی تبدیلیوں تک پر غور نہیں کیا۔ اگر وہ ذرا بھی دھیان دیتا تو سمجھ جاتا۔ عرفان کو اب اپنی غلطیوں کا پورا احساس ہو چکا تھا، مگر آمنہ کے دل میں پیدا ہونے والی مایوسی اور دکھ کو ٹھیک کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آمنہ جو عرفان کے لیے ہر حد تک جا چکی تھی، اب اس حقیقت کا سامنا کر چکی تھی کہ عرفان کی بے وفائی اور عالیہ کا دھوکہ دونوں اس کے دل کو زخمی کر چکے ہیں۔ اسی لیے وہ چپکے سے عرفان کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ عرفان کی زندگی میں عالیہ کے دھوکے کے بعد ایک شدید خالی پن اور پشیمانی کا دور شروع ہو گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جس عورت کو چھوڑا تھا وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ تھی۔ آمنہ، جس نے ہر حال میں اس کا ساتھ دیا، اس کی محبت میں گرفتار رہی اور جس نے اسے بارہا نظر انداز کیا، اسے دوبارہ سے پانے کی خواہش عرفان کے دل میں شدت سے کروٹیں لے رہی تھی۔ لیکن اب یہ اتنا آسان نہیں رہا۔ عالیہ کے دھوکے نے عرفان کو نہ صرف مالی نقصان پہنچایا بلکہ اس کے دل پر بھی گہرا زخم چھوڑ دیا تھا، اور آمنہ جو پہلے ہی اس کی بے توجہی کا شکار ہو چکی تھی، اب عرفان کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ چکی تھی جہاں سے واپسی مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی محبت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے بے حد قربانیاں دی تھیں۔ آمنہ کے جانے کے بعد عرفان تنہائی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ سونے کی فکر تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور دن رات یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ آمنہ کے بغیر اس کا گھر خالی اور بے جان لگنے لگا تھا۔ وہ ہر لمحہ یہی سوچتا کہ آمنہ کو کس طرح واپس لایا جائے، اسے کیسے منایا جائے، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ شاید اب آمنہ اسے معاف نہ کرے۔ عرفان کے دماغ میں بار بار وہ لمحے گھومتے رہتے ہیں جب آمنہ نے اسے خبردار کیا تھا کہ عالیہ صرف مالی مفاد کے لیے واپس آئی ہے، لیکن اس نے آمنہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ آمنہ ہمیشہ اس کی سچی خیر خواہ تھی اور اس کی محبت کبھی جھوٹی نہیں تھی۔ اس کی پشیمانی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ آمنہ واپس آ جائے۔ کچھ دن اسی طرح سوگ منانے کے بعد عرفان نے خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ کو دوبارہ پانا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے وہ آمنہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، اسے پھول بھیجتا ہے، محبت بھرے پیغامات بھیجتا ہے، لیکن آمنہ اس کی کسی بھی کوشش کا جواب نہیں دیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ عرفان کا دل اب اس کے لیے نہیں رہا اور وہ صرف پچھتاوے کی وجہ سے اسے واپس پانا چاہتا ہے۔ عرفان ہر رات سوچتا کہ کیسے آمنہ کو دوبارہ اپنے دل کی گہرائیوں سے منائے۔ وہ آمنہ کے بارے میں سوچتا، اس کی خوبصورتی، اس کی محبت اور وہ سب قربانیاں جو اس نے اس کے لیے دی تھی، لیکن آمنہ کی خاموشی اور دوری عرفان کے دل کو مزید بے چین کر دیتی، اور جب سے آمنہ کی ماں نے اس کی ماں بننے کی خبر دی تھی وہ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔
इरफान जानता था कि सिर्फ फूल और पैगामात काफ़ी नहीं होंगे। उसने फैसला किया कि वो आमना के सामने अपनी सच्ची मोहब्बत और पशीमानी का इजहार करेगा। वो एक दिन आमना के घर के बाहर उसके इंतजार में बैठा था। उसे मालूम था कि आज उसने डॉक्टर के पास जाना है। जब आमना बाहर निकलती है तो वो उसके सामने आकर माफ़ी मांगता है। आमना, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैंने जो कुछ भुगता है वो सब मेरी गलतियों का नतीजा था। मैं आलिया के पीछे भागता रहा और मैंने तुम्हें भुला दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, और वो मोहब्बत सिर्फ तुम हो आमना। आमना ने उसकी बातें सुन तो ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जज्बा दिखाई नहीं दे रहा था। वो खामोशी से इरफान को ऐसे देख रही थी जैसे अब वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। इरफान, मैंने तुमसे मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत, लेकिन तुमने मुझे बार बार धुतकारा। अब कैसे यकीन करूं कि तुम सच्चे हो? मैं मरकर भी तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मुझे नफरत है तुमसे। इरफान का दिल ये सुनकर टूट गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि आमना उसे ये सब कह सकती है, लेकिन वो जानता था कि आमना का दिल जीतने के लिए उसे वक्त लगेगा। उसने तहैया कर लिया कि वो आमना को हर कीमत पर वापस पा लेगा। इरफान ने आमना के वालिदैन को इस बात पर रजामंद कर लिया कि वो उसे बस एक मौका दे और आमना को उसके साथ भेज दे। आमना अपने बच्चे के खातिर वापस आ गई। इरफान ने अपने दिल की सच्चाई और खुलूस को साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो रोज़ाना आमना के करीब जाने की कोशिश करता, उसे हर मुमकिन तरीके से ये यकीन दिलाने की कोशिश करता कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। वो आमना के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करता और उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। इरफान, मैं कभी अब तुम पर एतबार नहीं करूंगी, इसीलिए ये मोहब्बतें जताना छोड़ दो। उसे जबरदस्ती सूप पिलाने की कोशिश करता इरफान मुस्कुराने लगा था। आमना, जिंदगी एक ही बार मौका देती है, बार बार नहीं। इसीलिए मुझे जो तुम्हारा साथ पाने का मौका जिंदगी ने अब दिया है, मैं उसे अपने हाथों से फिसलने नहीं दूंगा। इरफान के मखमूर लहजे पर आमना के दिल को कुछ हुआ। वो खुद को जितना भी समझाने की कोशिश करती कि उसे इरफान से नफरत है, उसका दिल उतना ही उससे मोहब्बत का राग अलापना शुरू कर देता। कई महीने गुजर गए। इरफान की मुस्तकिल मिजाजी और मोहब्बत आमना को मुतासिर करने लगी। वो देखती है कि इरफान अब पहले जैसा नहीं रहा और उसकी मोहब्बत में एक सच्चाई और गहराई है। आमना का दिल आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गया, मगर वो अभी भी मोहतात थी। वो एक बार फिर अजियत का शिकार नहीं बनना चाहती थी। एक दिन जब इरफान आमना के साथ बैठा हुआ था तो उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आमना, मैं जानता हूं मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं। प्लीज मुझे एक और मौका दो। आमना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए कहा, इरफान, तुम्हें समझने में बहुत देर हो गई। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत मौके दिए थे, लेकिन अब मैं खुद को दोबारा वही तकलीफ नहीं देना चाहती। इरफान आमना की आंखों में आंसू देखकर महसूस करता है कि उसने वाकई बहुत बुरी तरह से उसका दिल तोड़ दिया था, लेकिन उसने खुद से अहद किया कि वो उसे दोबारा पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। आमना अपने दिल की गहराइयों में अब भी इरफान से मोहब्बत करती है, लेकिन इस बार वो चाहती है कि इरफान इस मोहब्बत को सच साबित करे। इरफान को एक आखिरी मौका मिला था और वो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता था। आमना, तुम्हें डर है ना कि कहीं मैं एक बार फिर आलिया की तरफ न चला जाऊं, या मैं आज भी उससे मोहब्बत तो नहीं करता? तो उसका जवाब ये कागज़ का टुकड़ा है। इरफान ने कागज़ का टुकड़ा उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा तो वह हैरानी से तलाकनामा देखने लगी। इरफान ने आलिया को तलाक दे दी थी। आमना अपनी जगह से उठी और इरफान के गले लगकर रोने लगी। अच्छा, अगर अब तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मुझे लॉन में ही तुम्हें प्यार से खामोश करवाना पड़ेगा, और इर्द गिर्द अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? इस उम्र में भी उसको सुकून नहीं है। इरफान ने शरारत से कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इरफान की पशेमानी और मोहब्बत की गहराई ने आमना के दिल को छू लिया था, और आखिरकार इरफान ने उसके दिल में दोबारा जगह बना ली थी। दोनों ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया, जहां मोहब्बत, एतमाद और खुलूस उनके ताल्लुकात की बुनियाद बने। आमना ने पूरे दिल से उसे माफ़ कर दिया था। इरफान और आमना की मोहब्बत ने वक्त के साथ और भी गहराई इख्तियार कर ली। वो एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत की वो रोशनी देख सकते थे जो अल्फाज से बालातर थी। आमना ने इरफान की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे दिल की धड़कन हो इरफान। इरफान ने आमना का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब हो आमना। दोनों के दरमियान मोहब्बत की ये ताकत इतनी गहरी थी कि वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते थे, और उन्होंने हर मुश्किल को पार कर लिया था।
अब तो उनकी मोहब्बत की निशानी सारिम भी उनकी जिंदगी की खूबसूरती को बढ़ाने आ गया था। आमना, मैं सोच रहा था कि 6 बच्चे काफी होंगे ना? आमना जो बहुत गौर से उसकी तरफ देख रही थी, गुस्से से दांत पीसकर किचन में चाय बनाने जाने लगी। उसका गुस्सा देखकर इरफान हंसने लग गया। हर गुजरते दिन के साथ इरफान की मोहब्बत आमना के लिए बढ़ती जा रही थी। शाम में जब सूरज की आखिरी किरणें जमीन को अलविदा कह रही थीं, इरफान ने आमना को करीब करते हुए कहा, आमना, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के हर लम्हे को जीना चाहता हूं, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आमना ने इरफान के सीने पर सर रख दिया और धीरे से कहा, तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे कीमती शय है और मैं इसे हमेशा के लिए संभाल कर रखूंगी। उसी लम्हे दोनों ने अपनी मोहब्बत का अहद किया, एक ऐसा अहद जो जिंदगी भर उनके दिलों में रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।